Hello everyone, good morning. My name is Kuldeep Mishra. So today I am going to explain the third chapter of history and now the topic is the Nazism and the rise of Hitler. This will be the third chapter, and the two chapters of history I have already finished. So this will be the I think the last chapter of your history, because this is the syllabus that has been provided by the CBSE. So according to the syllabus, I have finished the history section, and after that we will finish the geography and the political science and economics. Okay. So now I am going to explain the topic. In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. 1945 की बात है, सर्दियों की बात है कि एक 11 साल का लड़का था, जर्मन बॉय था, जो कि अपने माँ बाप को एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करते हुए सुनता है, जिसका नाम क्या था? हेलमुट. क्या नाम था? हेलमुट. His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. उसके पिताजी जो थे वो बहुत ही फेमस जो है फिजिशियन थे, और वो अपनी वाइफ से कह रहे थे कि अगर कभी समय आया तो मैं अपने पूरे परिवार को मार सकता हूँ, और या तो फिर मैं खुद ही सुसाइड कर लूँगा. ऐसी बातें कर रहे थे वो लोग. तो हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज. सही. उसके पिताजी जो एक तरह से मतलब कि रिवेंज का एक डर था, बदला लेने की जो भावना थी, उसकी डर की वजह से ऐसा कह रहे थे. क्यों ऐसा हो रहा था, अभी हम देखते हैं. जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी हमें सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी कि आखिर में सारी चीज़ें हुई क्यों जो है जो नाजी था, जो एडोल्फ हिटलर था, वो सारे जो ज्यूस कम्युनिटी के लोग थे उन सभी को मारता है. तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे और हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी. अब सबसे पहले तो एक चीज़ आ रहा है इसमें, एलाइज. नाउ द एलाइज विल do us what we did to the crippled and the Jews. तो क्या है कि अलाइज पावर किसको बोलते हैं? तो अलाइज पावर जो थी वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो है दो पावर्स थी. एक तो अलाइज पावर थी, एक एक्सिस पावर थी. तो अलाइज पावर में सबसे पहले जो इनिशियली स्टेज में तो उसमें यूके और फ्रांस ही थे, लेकिन बाद में 1941 में जो है अमेरिका और यूएसएसआर भी, मतलब रशिया और अमेरिका भी अलाइज पावर को ज्वाइन कर लेते हैं. तो एक तरह से इनकी जो पावर थी अलाइज पावर की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी, और जो एक्सिस पावर थी उसमें जो है जर्मनी, इटली और जापान थे. तो इस तरह से ये मतलब कि ये सारे देश मिलकर लड़ाइयाँ लड़ रहे थे कि एक तरह से अपने पावर को जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो क्या बताया जा रहा है कि अलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड ज्यूस. कि वो उसका कहना था कि अलाइज जो है हमारे साथ ऐसा करेंगे ही, तो हम क्या करें कि हम जो है अपने आप को बचा सकें या फिर ज्यूस को बचा सकें. ज्यूस मतलब एक कम्युनिटी की बात की जा रही है. द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन ही वो क्या करता है कि ही टुक हेलमुट टू वुड्स का मतलब यहाँ जंगलों से है, कि वो अपने बेटे को जो है जंगलों में ले जाता है. वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर, जहाँ पर उन्होंने अपना आखिरी समय जो है बिताया, और एक ही बच्चों वाला जो है गाना गाते हैं दोनों लोग. और कुछ देर बाद लेटर हेलमुट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस. उसके जो पिताजी थे उन्होंने अपने आप को जो है गोली मार ली अपने ऑफिस में. हेलमुट्स रिमेंबर दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायर प्लेस. हेलमुट देखता रह जाता है कि उसके पिताजी का जो खून से सना हुआ जो कपड़ा था उसकी आंखों के सामने जो है जलाया जाता है. मतलब कि एक तरह से जब उसको जलाया जाता है तो
traumatized was he by what he had overheard and what had happened. वो इस बात से जो है बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा स्तब्ध था. ट्रॉमेटाइज का मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से शॉकिंग कंडीशन थी उसकी, मतलब बहुत ज़्यादा स्तब्ध था कि इस घटना को लेकर कि उसने क्या सुना था रात में और क्या हो गया. दैट ही रिएक्टेड बाई रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर द फॉलोइंग 9 years. और उसका परिणाम ये हुआ कि उसने अपने घर पे आने वाले 9 सालों तक उसने खाना खाने से मना कर दिया. ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम. तो उसको ये डर लगने लगा था कि कहीं उसकी माँ जो है उसको जो है जहर न खिला दें, क्योंकि रात में चर्चा हो रही थी कि दोनों लोगों के बीच में, उसके पेरेंट्स के बीच में, कि अगर कभी समय आया तो मैं अपने परिवार को मार दूंगा, नहीं तो मैं अपने आप को ही मार लूँगा. तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी कि अब हो सकता है कहीं मेरी माँ ही मुझको जो है जहर न दे दे. आल्दो हेल्मुथ मे नॉट हैव रियलाइज्ड ऑल दैट इट मीन. अब यद्यपि ऐसा था कि वो उन सारी चीज़ों को नहीं समझ सकता था जो एक्चुअल में, जिसका कोई मतलब कि जो एक्चुअल में जो चीज़ें वहाँ पर हो रही थी जर्मनी में, तो उस चीज़ को वो नहीं समझ पा रहा था. इस वजह से जो है वो ऐसा सोच रहा था. हिज फादर हैड बीन अ नाजी एंड अ सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर. उसके जो पिताजी थे वो नाजी थे और वो सपोर्टर थे एडोल्फ हिटलर की. तो मैनी ऑफ यू विल नोइंग समथिंग अबाउट द नाजीज़ एंड हिटलर. अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नाजीज़ और हिटलर के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे. You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambitions and conquering all of Europe. आपको ये भी पता होगा कि जो हिटलर की एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि वो किस तरह से जो है जर्मनी को जो है सर्वशक्तिशाली बनाए और सारे यूरोपियन कंट्री को जो है कैप्चर कर ले या उसको जीत ले. तो एक तरह से जो ये हमने कहानी पढ़ी है हेल्मुथ की, तो हेल्मुथ के जो पिताजी थे वो नाजी थे जो कि एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे. तो एडोल्फ हिटलर क्या करता था कि एडोल्फ हिटलर जितने भी ज्यूज़ कम्युनिटी के लोग थे या फिर अदर कम्युनिटीज़ के लोग थे जो कि जर्मनी से बिलोंग नहीं करते थे, उन सभी को वो जो है मार देता था. तो इनके पिताजी को भी डर था, जो हेल्मुथ का पिता था उसको डर था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये सभी मिलकर जो है, जो नाजी ये ज्यूज़ हैं, ये हो सकता है कि हम लोग को मार दें. तो वो एक डर था, एक रिवेंज का जो डर था, उसी के बारे में उनके जो पेरेंट्स थे वो चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है कभी ऐसा हो जाए, तो उसके पहले या तो मैं पूरे परिवार को मार दूंगा या फिर मैं खुद जो है सुसाइड कर लूँगा. तो आखिर में वो चीज़ हो ही गई. तो अब क्या होता है कि अब हम लोग यहाँ से अब जो है हिटलर के बारे में जानना शुरू करेंगे कि बताया जा रहा है कि उसका जो एम्बिशन था कि सारे यूरोपियन पावर्स को जो है कंक्वर कर ले. तो यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज़. आपने सुना होगा कि जो हिटलर है उसने ज्यूज़ को जो है मारा था. ज्यूज़ एक कम्युनिटी थी वहाँ की. बट नाजिज़म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स. तो ये इसी को एक तरह का नाजी बोला जाता है, मतलब कि इस कम्युनिटी को नाजी बोला जाता था. मतलब कि जो जर्मनी के लोग थे, मतलब कि जो इससे बिलोंग करते थे, या फिर ये बोल सकते हैं हम कि जो हिटलर के फॉलोअर थे उनको बोला जाता था. तो बोला जा रहा है कि ये नाजिज़म के सिर्फ यही बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड एक्ट्स नहीं थे, मतलब बहुत ही भयावह कार्य नहीं था ये, बल्कि और भी था. इट वॉज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़. It was a system, a structure of ideas about the words and politics. Let us try and understand that what Nazism was all about. ये एक तरह का सिस्टम था जिसके मतलब कि जो इनके विचार थे, जो एक तरह से आइडिया अबाउट द वर्ड एंड पॉलिटिक्स, मतलब कि एक संसार को लेकर और एक राजनीति को लेकर जिस तरह के इनके जो विचार थे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या था नाजिज़म और किस प्रिंसिपल पर वो काम कर रहा था. इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं. तो लेट अस सी व्हाई हेल्मुथ्स फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज. तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्यों जो है वो मर जाता है और किस वजह से उसके अंदर डर था. तो डर यही था कि उसका जो पिता था वो एडोल्फ हिटलर का सपोर्टर था. तो हो सकता है कोई दिन ऐसा आए कि जो ये हैं सभी ज्यूज़ हैं
ये उसको मार दें। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि अलाइड पावर जो थी, अलाइड पावर की जो एक तरह से जो हम बोल सकते हैं डोमिनेंस था, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था और एक्सिस पावर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता था, कमज़ोर हो जा रहा था। तो एक्सिस पावर में ही जर्मनी आता है, और अलाइड पावर जो है उसमें जो यूके थे, फ्रांस थे और अमेरिका था, रशिया था। तो एक तरह से इसी बात का डर था उसको कि हाँ एक समय ऐसा आएगा कि जब सभी लोग मुझे मार देंगे, तो इससे बढ़िया पहले ही हम अपने आप को जो है ख़त्म कर लेंगे। तो मई 1945 की बात है कि जर्मनी सरेंडर टू द अलाइज। जर्मनी जो है अलाइज पावर के जो है सामने जो है अपने आप को सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग। अब वह यह अनुमान लगा रहा था कि अब क्या होने वाला है, मतलब अब क्या होने जा रहा था। एंटिसिपेटिंग मीन्स क्या? अनुमान लगाना कि व्हाट वाज कमिंग। हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोएबल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन बर्लिन बंकर इन अप्रैल। तो ये रहा जिसकी बात कर रहे हैं हम, जो उसका मिनिस्टर था गोएबल्स, वो जो है इधर ही जो हिटलर के बगल में लेफ़्ट साइड पे जो खड़ा है वो वही है ये। तो इसकी पूरी फैमिली जो है बर्लिन के बंकर में जो है सभी लोग जो है एक साथ इकट्ठा होकर सुसाइड कर लेते हैं। तो एक तरह का जो डर था जर्मनी के लोगों में वो आ चुका था, क्योंकि जर्मनी ने सरेंडर कर दिया अलाइज पावर के सामने। तो बाकी के लोग जो थे वो भी इसी तरह का अनुमान लगा रहे थे कि हमारे साथ भी वही होगा जो हमने इनके साथ किया है। तो एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल at Nuremberg was set up to prosecute Nazi was a criminal for crimes against peace, for war crimes and crimes against humanity। तो जब युद्ध समाप्त होता है, अब जो बाकी की जो इसकी बैकग्राउंड की स्टोरी है इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक तरह से ये पूरी स्टोरी का ओवरव्यू है कि क्या होता है कि नाजी क्या था, मतलब कि एडोल्फ हिटलर क्या था, वो किस तरह से लोगों को मारता था, और उसके बाद जो है उसी वजह से जो है वहाँ के लोगों को भी वो सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं जब वॉर ख़त्म होने की कगार पर आता है। तो जब वॉर ख़त्म होता था तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो है इस्टेब्लिश किया गया नूरेमबर्ग में, और वहाँ पर जितने भी नाजीज़ थे उनको सभी को प्रोसिक्यूट किया गया, मतलब एक क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया कि उसने जो भी क्राइम किए थे शांति के अगेंस्ट में, मतलब पीस के अगेंस्ट में, वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के विरोध में जो क्राइम्स किए। तो जर्मनी इज़ कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर स्पेशली दोज एक्शंस विच केम टू बी कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो जितनी भी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि एक कारण बनी ह्यूमैनिटी के विनाश का, तो सारे जो है जितने भी सीरियस मोरल्स थे या एथिकल क्वेश्चंस थे वो एक तरह से पूरे विश्व के सामने आते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है मतलब कि हिटलर ने किया है या जर्मनी ने किया है, तो उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो क्या आखिर में उसने किया क्या था ये भी जान लेते हैं हम लोग। व्हाट वर दीज एक्ट्स अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उसी समय जर्मनी विजिटेड जीनोसिडल वॉर। जर्मनी ने जो है नरसंहार वाली जो है नीति अपना ली। जीनोसिडल मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को एक साथ ही ख़त्म कर देना, विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ द इनोसेंट सिविलियन ऑफ यूरोप, जिसमें जो है वह किसी एक विशेष समुदाय को, जो कि निर्दोष लोग होते थे यूरोप के, उन सभी को, एक सेलेक्टेड ग्रुप्स को जो है वो क्या कर देता था, मार देता था। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन ज्यूज़। अब उसमें जो है 6 मिलियन ज्यूज़ थे जिनको उसने मारा। 2 लाख के आसपास जो है जिप्सीज थे, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस थे, 70,000 जर्मन थे जो कि मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे, उन सभी को ये मार दे रहा था। बिसाइड इननुमरेबल पॉलिटिकल अपोनेंट्स, और साथ साथ में जो है जो भी पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी थे उसके, उन सभी को जो है ये मारवा देता था। नाजीज डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल। तो नाजी का जो एक कार्य करने की शैली थी कि वो जो है
सभी को मतलब कि जो कोई भी उसके अगेंस्ट में था जो है उसको मार देना था। दैट इज़ बाय गैसिंग देम इन द वेरियस किलिंग इन टेर लाइक सेंटर लाइक ऑस्विच। तो एक तरह का ऐसा भी एक जगह है जैसे कि जिसने एक तरह से उसके बहुत सारे एक तरह के किलिंग सेंटर थे जो कि एक बन चुके थे कि जहाँ कहीं भी इन सभी को वो देखता था वो मार देता था। द नरेम्बर्ग ट्रिब्यूनल, अब जो नरेम्बर्ग ट्रिब्यूनल जो है इस्टेब्लिश की गई, सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। तो जो जब वर्ल्ड वॉर फिनिश हो जाता है तो जो नरेम्बर्ग में ट्रिब्यूनल जो है इस्टेब्लिश की गई थी, तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो 11 लीडिंग नाजीज थे उनको जो है मौत की सज़ा सुना दी गई, और बाकी के जो लोग थे उनको जो है आजीवन जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, मतलब कि जीवन भर के लिए उनको जेल में ही रहने की सज़ा सुना दी गई। द रीडिस्ट्रीब्यूशन डिड कम येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज वॉर्ड फॉर सॉर्ट ऑफ द ब्रूटैलिटी एंड द एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं और उनको सज़ा मिलती है कि किस तरह से जो है नाजीज़ को जो नाजीज़ ने जो ब्रूटैलिटी दिखाई थी, जो क्राइम की थी, उसके लिए जो है उनको जो है सज़ा मिलती है, पनिशमेंट मिलता है। द अलाइज डिड नॉट वांट टू बी एज हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो अलाइज पावर जो थी वो इस तरह का भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा वो क्रोधित भी नहीं होना चाहते थे जिस तरह से जो है जर्मनी ने रिएक्ट किया है कि जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाता है जर्मनी, तो इसीलिए वो जो है वो इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर देता है कि यूरोपियन जितने भी थे उन सभी को मारना शुरू कर देता है। अब यूरोपियन पावर ही थे एक तरह से, यूके और फ्रांस उस समय बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग कंट्रीज़ थी जो कि अलाइज पावर में थी, तो इनके लोगों को मारना जो है जर्मनी का काम था कि कहीं भी दिखें तो इनको मार देना है। तो उसी में से कुछ कम्युनिटीज़ थी जो ज्यूज़ थी, जैसे जिप्सीज़ थी, पोलिश थे, तो इसलिए जो है ये जीनोसिडल जो है काइंड ऑफ एक्ट करता है नाजी। तो इसी वजह से जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश होता है और उसमें भी जर्मनी की हार होती है, तो फिर उसको अपने आप को सरेंडर कर देता है अलाइज पावर के सामने, फिर उसको सज़ा सुनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इसी का जो डर था वो हेलमेट्स के पिताजी को था कि ऐसा होने वाला है, तो फिर इस वजह से उसने सुसाइड कमिट कर लिया। एवरीवन केम टू फील दैट द राइज ऑफ नाजी जर्मनी could be partially traced back to the German experience at the end of First World War। सभी लोग का जो है ऐसा मानना था कि राइज ऑफ नाजी जर्मनी could be partially traced back to the German experience at the end of the First World War। सभी लोग का ऐसा मानना था कि जो नाजी का जो राइज है वो हो सकता है कि धीरे धीरे पीछे से ही बढ़ता चला जाए। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो फिनिश होता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी की हार होती है, तो एक तरह से जो वो रिवेंज था, जो बदला लेना था उनको, तो वो जो है चल रहा था और उसी समय से जो है हिटलर का जो है जन्म होना शुरू हो जाता है। तो वो सारे एक्सपीरियंस जो थे उसको हम देखेंगे कि अब हम लोग धीरे धीरे बैकग्राउंड में जाएंगे। अभी हम लोग 1945 में थे, अब 1945 से पीछे की स्टोरी को जानेंगे, आखिर में ऐसा हुआ क्यों, कि आखिर में एडोल्फ हिटलर बना क्यों, तो उन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। एंड दैट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर। तो ये यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। सो फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे।